ठीक है, चलें जबरदस्त। तो सी फैब 3 एसपीएम वर्कशॉप फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम्स। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का एजेंडा। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। सर अरीब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अरीब विल बी क्या कहते हैं, सॉल्विंग वन पास पेपर क्वेश्चन, क्वालिटी पास पेपर। आपका जो दिसंबर 23 का पेपर था वो आप सर अरीब जो है आपको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ, और ड्राफ्टिंग वगैरह भी बात करेंगे। मैं इनिशियली कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि अभी रिमेनिंग टाइम में क्या करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो एक सवाल मेरा ये है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वाकई में रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, या अभी रिटन प्रैक्टिस शुरू करनी है जी? क्या कहते हैं, रिटन प्रैक्टिस शुरू हो गई है, ये शुरू करनी है? जवाब दें चैट के थ्रू प्लीज कि आया रिटन प्रैक्टिस आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है, या रिटन प्रैक्टिस आइंदा के दिनों में आपने छोड़ी हुई है कि आइंदा के जो 2 हफ्ते रह गए हैं इसमें हम रिटन प्रैक्टिस करेंगे। क्या आप लोगों का फीडबैक है? ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे हम। सही है, दैट्स ग्रेट। ठीक है, टाइम फ्रेम के अंदर शुरू कर दिया है। अच्छा, और टॉपिक वाइज रिटन प्रैक्टिस पहले हो चुकी है मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ही है? अच्छा, तो देखें एक चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि रिमेनिंग टाइम में क्या करना चाहिए। रिमेनिंग टाइम में आपने जो है वो एक, जी, तो रिमेनिंग टाइम की अप्रोच में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आप ये करें कि रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स। आइडियली तो ये था जैसे हम अपने नॉर्मल सेशन में स्टूडेंट से बात करते हैं कि आपकी अपनी समरी बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी समरी बनी चाहिए, आप किसी की समरी पे नहीं जाएं। फ्रॉम योर ओन समरी, जो आपने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनकी समरी बनाई होगी, तो समरी का रिवीजन करें आप। ठीक है ना, एक तो ये बात हो गई कि भाई, और अगर आपने समरी नहीं बनाई है तो कोई मसला नहीं है। अगर लेट से आप कहते हो कि नहीं यार मैंने जो है ना वो समरी नहीं बनाई है, तो कोई मसला नहीं है, आप फिर उस केस में आई कैप का बुक फॉलो कर लो, मगर एक रिवीजन जरूरी है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, एक और चीज देखें, सबसे पहले आप रिवाइज करेंगे उससे फायदा ये होगा कि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। और एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर रटा लगाना है। नहीं, रटा नहीं लगाना है, आपको समझना है, एग्जाम्पल के साथ समझना है। जैसे कि आपसे अक्सर बात की जाती है कि यार लेक्चर्स के दौरान भी बात की जाती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ढूंढें, आसपास की एग्जाम्पल से ढूंढें, लोकल एग्जाम्पल से ढूंढें, इंटरनेशनल एग्जाम्पल से ढूंढें। तो हर कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना है, क्योंकि पेपर जो है ना वो आ रहा है सिनेरियो बेस्ड। दूसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है, एक तो रिवीजन कर लें, दूसरे नंबर पे रिटन प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, रिटन प्रैक्टिस करते हुए कुछ उसूल होते हैं। रिटन प्रैक्टिस आपने ये नहीं करना कि बुलेट पॉइंट बना लिया है, ये नहीं कि ओरल सॉल्व कर लिया। रिटन प्रैक्टिस का मतलब है फुल फ्लेज। फुल फ्लेज का मतलब होता है फुल फ्लेज, यानी कि ये नहीं कि आपने सिर्फ समरी बना ली, फुल फ्लेज यानी कि कंप्लीट आंसर। अच्छा, उसके बाद रिटन प्रैक्टिस जब आप कर रहे होंगे तो आपने एक काम करना है, एक आपने काम करना है बनाना मिस्टेक लॉग। ये मिस्टेक लॉग क्या चीज है, ये मैं बीएफडी के स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ जिन्होंने बीएफडी का मेरा वर्कशॉप लिया था, और मैं यहाँ भी यही कहूंगा। मिस्टेक लॉग क्या होता है, कंपेयर योर आंसर विद सजेस्टेड सोल्यूशन। जो भी आप एसीसीए का या आई कैप का यूज करें, विद सजेस्टेड सोल्यूशन, एंड हाईलाइट योर मिस्टेक्स। राइट डाउन योर मिस्टेक्स, सॉफ्टवेयर पे करें तो टाइप योर मिस्टेक्स। मेरी बात समझ आ रही है? ये काम करने जरूरी है। मिस्टेक लॉग बहुत हेल्प करेगा। अगर आप मिस्टेक लॉग नहीं बना रहे तो मैं समझता हूँ कि यार ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा, एग्जामिनर कमेंट्स कितने लोगों ने पढ़ लिए हैं एसपीएम की, प्लीज मुझे चैट के थ्रू बताएं। कितने लोग ऐसे इन्होंने एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लिए हैं? जवाब दें, एग्जामिनर कमेंट्स कितने लोग रेफर कर रहे हैं सी फैब 3 एसपीएम के लिए? ठीक है, और कौन फॉलो कर रहा है? एग्जामिनर कमेंट कितने सालों के पढ़े हैं आप लोगों ने? ठीक है, और तो कुछ फायदा हुआ एग्जामिनर कमेंट पढ़ने से? ठीक है,
देखें एग्जामिनर कमेंट से बहुत फायदा होता है। एग्जामिनर कमेंट्स अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपने नहीं पढ़े हैं, रिटर्न समरी बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, चलो आइंदा आपने ख्याल रखना है। एग्जामिनर कमेंट हम एक दफा पढ़ते हैं। एग्जामिनर कमेंट क्या कह रहा था, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन दिस सेशन हैज रिमेंड कंसिस्टेंट विद प्रीवियस रेट ऑफ 32%। एक बात तो ये ध्यान में रखें, 32% इज अ वेरी गुड नंबर यार। 32% बहुत बेहतरीन नंबर है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये कोई खराब नंबर है। पहले 15-20% आता था, अब ये 30 प्लस जा रहा है, जो कि मैं कहूंगा कि यार नॉट बैड, 31-32 नॉट बैड। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जामिनर कमेंट से मेरे लिए होती है ना, वो ये होती है परफेक्ट परसेंटेज। कौन सा सवाल पेपर का मुश्किल तरीन सवाल था और कौन सा सवाल पेपर का आसान तरीन सवाल था? आप देखें, सबसे मुश्किल सवाल पहला सवाल था, 13% बचा पासिंग मार्क्स ले सका है खाली। उससे उसके अलावा एक और क्वेश्चन नंबर 7 की 14% बच्चा पासिंग मार्क ले सका यार। मतलब आप समझो, 100 बच्चा पेपर में बैठा है तो सिर्फ 13 लोग हैं जो इस सवाल में पास हो पा रहे हैं। 100 बच्चे पेपर में बैठे हैं तो सिर्फ 14% लोग हैं, 14 स्टूडेंट्स हैं जो पास हो पा रहे हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें, 71% बच्चा पास हो रहा है। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये देखें कि यार क्वेश्चन नंबर 4 आपको आसान लग रहा है नहीं लग रहा? अगर पूरी दुनिया को आसान लग रहा है और आपको आसान नहीं लग रहा है, इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। और ऑन दी अदर हैंड आप कहते हो कि यार मेरा पहला सवाल तो बहुत अच्छा हुआ है, मैंने एग्जामिनर के आंसर मैच किया, मेरा 60% सही था, और दुनिया का आंसर जो है वो खराब हो रहा है, तो इट मीन कि यार आपकी तैयारी अच्छी है। ये परसेंटेजेस बहुत हेल्प करेंगे यार, प्लीज इसको मैं कहूंगा कि जरूर फॉलो करिएगा। अच्छा, ओवरऑल कमेंट देख लें। अ सिग्निफिकेंट कंसर्न वाज अ वीक एक्सप्लेनेशन अमंग एग्जामिनीज, हाईलाइटिंग अ नीड फॉर इंप्रूव राइटिंग स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे आज सर अरीफ का सेशन मौजूद है वो है राइटिंग स्किल्स। यार हमें आता सब कुछ है, मगर जब लिखने जाते हैं ना तो उस लेवल का नहीं लिख पाते। ये बहुत जेन्युइन मसला है, मैं समझता हूँ कि काफी हद तक रिजॉल्व हुआ है, मगर स्टिल आई पर्सनली बिलीव देयर इज अ मच रूम फॉर इंप्रूवमेंट, एंड आई थिंक टुडेज सेशन इज वेरी बेस्ट फॉर ऑल सच स्टूडेंट्स हु थिंक द राइटिंग स्किल्स आर नॉट अप टू द मार्क। सर अरीफ इज विद अस। विंटर 2023 कंप्लीट पेपर इंशाल्लाह आपके साथ सॉल्व होगा। राइटिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग, रिवीजन, चैप्टर से कनेक्ट करके सर अरीफ आपको बताएंगे कि यार ये सवाल किस किस चैप्टर से कनेक्ट हो गया है। देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एसपीएम के मुझे पता है मुश्किल हालात हैं, बहुत कम लोग हैं जो एसपीएम जो है वो दिलो जान से दे रहे हैं, ठीक है ना? वो स्कीम स्कीम के इश्यूज की वजह से लोगों ने जो है ना वो सौतेला सलूक शुरू कर दिया। वैसे ही सौतेला सलूक होता था इस पेपर के साथ, अब बहुत ही सौतेला सलूक शुरू हो गया है। बट स्टिल यार, अगर हम पेपर के लिए बैठे हुए हैं, हमने पेपर निकालने की नीयत कर ली है, तो इट मीन अब हम 100% एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। आई नो बहुत सारे लोग लाइव में भी इसीलिए नहीं आए कि यार चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग रेफर कर लेंगे। कुछ लोग मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि सर रिकॉर्डिंग कब आएगी, बट स्टिल यार जो आप लोग हमारे साथ हो, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना प्लीज यार। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, एग्जामिनर कमेंट में कह रहे हैं राइटिंग स्किल से बहुत मेहनत करनी है आप लोगों ने। अच्छा, क्वेश्चन वाइज कमेंट में मैं नहीं जाऊंगा, इसी तरह विंटर 23 का भी मैं ओवरऑल पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला जी ओवरऑल पासिंग परसेंटेज जो था वो 32 था, पहले 30 था, आप देख रहे हैं 30 प्लस जा रहा है। यार इस पेपर में पास होना मुश्किल नहीं है अब, पहले होता था। However, a noteworthy concern was the prevalence of incomplete answers. Incomplete answer, लोगों को आदत है T20 खेलने की, लोगों को आदत है 10 मार्क का सवाल है 10 पॉइंट बना के आगे बढ़ जाओ। यार ऐसा नहीं करना है, फुल फ्लेज सॉल्व करना है। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया। फुल फ्लेज का मतलब क्या है? फुल फ्लेज का मतलब है कि 100% सॉल्व करना है, 100% सॉल्व करना है। ये नहीं कि 4-5 बुलेट बना के छोड़ दिया। ये एग्जामिनर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एग्जामिनर अपने कमेंट्स में बोल रहा है कि लोगों ने इनकम्प्लीट आंसर दिया यार। अच्छा, इसमें भी वो आप देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 11% बच्चा पास हो रहा है। अब आप अपने आप को देखो कि यार क्या मैं इस सवाल में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ? इट मीन अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो इट मीन ऑन द राइट ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 5, हर पेपर में 2 सवाल ऐसे आ रहे हैं जो बहुत खराब हो रहे हैं, जो बहुत खराब हो रहे हैं, और कुछ सवाल हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। 48% वेरी गुड परसेंटेज, 47% अनदर वेरी गुड परसेंटेज। बट ऑन दी अदर एंड यू नीड टू कवर ये एरिया आइडेंटिफाई करना आप लोग के। यार क्वेश्चन 2 में ऐसा क्या था, क्वेश्चन 5 में ऐसा क्या था, पिछले पेपर में जो 2 सवाल थे 1 और 7 उनमें ऐसा क्या था? अच्छा, इनकम्प्लीट आंसर एक उसने आपको मसला बताया, इन एडिशन टू वीक एक्सप्लेनेशन अमंग एग्जामिनीज। वीक एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि राइटिंग स्किल अच्छे नहीं है। देखो इसने बोला इंडिकेटिंग अ नीड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज द रिफाइनमेंट इन द राइटिंग स्किल्स। आपके राइटिंग स्किल्स की रिफाइनमेंट हमने करानी है, करानी है, करानी है। इसी के लिए ये सेशन शुरू होगा। अभी बस मैं खत्म कर दूंगा 5-10 मिनट में, सर अरीफ को मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो राइटिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आपने। राइटिंग स्किल्स उसी इतना इंप्रूव होंगे जो मैंने आपको पिछली स्क्रीन में बताया था। ओ भाई, आप जो लिख रहे हो ना उसको अगर आप कंपेयर नहीं करोगे, मिस्टेक लॉग नहीं बताओगे, जो आपके आंसर में चीजें मिसिंग है, डेफिशिएंसीज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो अगर आप नहीं लिखोगे तो यार इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, नहीं आएगी इंप्रूवमेंट। आप 10 दफा पेपर दे दो एसपीएम का, राइटिंग स्किल पे काम नहीं किया ना तो गए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा हुआ, आपका चैप्टर ही नहीं आता आपको, तो राइटिंग स्किल का क्या सीन है? राइटिंग स्किल किसी की तरह काम नहीं आएंगे।
तो ये कि दोनों चीजों पे काम करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट एंड देन राइटिंग स्किल्स को आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा, और क्या कह रहा है एग्जामिनर आपसे, फिर मैं बस आगे बढ़ाता हूँ। विंटेज 2023 का पेपर शुरू कराते हैं आपको। To improve, examiners should focus on enhancing their comprehension of the material and refining their writing skills for more effective communication. Refining their writing skills for more effective communication. Examiner से बातचीत का एक ही जरिया है, वो है राइटिंग। अब टाइपिंग हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर पेपर हो रहा है। समर 2023 आप देख लें जी, कितना परसेंट है? 30%। उससे पहले 26 होता था। कितने अरसे बाद आप देखें 26 से 30 हुआ है, और फिर 30 मेंटेन कर रहा है, जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। However, a recurring issue similar to those in previous session was once again observed. Examining struggled with infrequently asked questions. लो जी, 12% बच्चा पास हो रहा है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 5 में 12% बच्चा पास हो रहा है। इट मीन्स के लोग सेलेक्टिव स्टडी में जा रहे हैं। सर अरीब अभी आपको बताएंगे कि जो लोग सेलेक्टिव स्टडी करते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम आता है। मेरी बात समझ आ रही है? However, a recurring issue similar to those in previous session was once again observed. Examinees struggle with infrequently asked questions. However, many examinees provided weak explanation and recommendation in scenario-based questions, indicating a lack of understanding. अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है जी, हमने तो रट्टा मार लिया है। सर हम रट्टा मार लेते हैं, बस टेंशन खत्म, हमारा रट्टा बहुत स्ट्रांग है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो क्या था, एक डायलॉग बड़ा, एब्सोल्युटली नॉट। समझ में आई बात? नहीं चलेगा ये ऐसे। ठीक है जी। टू डू बेटर, एग्जामिनर्स आर देयरफॉर एनकरेज्ड टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस देयर एप्लीकेशन। प्रैक्टिस दी एप्लीकेशन टू अंडरस्टैंड, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग दी कोर कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड में फोकस करें, प्रैक्टिकल एग्जांपल से कनेक्ट करें, एंड प्रैक्टिस देयर एप्लीकेशन। प्रैक्टिस करें, जिस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस बीएफडी में करते हैं, एफएफआर में करते हैं, यहाँ भी करें। क्लियर है? कुछ बात समझ आ रही है? एग्जामिनर कमेंट और ये क्वेश्चन वाइज एग्जामिनर कमेंट, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है यार। आपको क्वेश्चन वाइज पता चलेगा कि आप लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या बुरा परफॉर्म कर रहे हो। क्या ये बातें समझ आती हैं? क्लियर है कुछ बात? सर अरीब आप हमारे साथ हैं सर? जी सर। सर आप अपना मैं आपको स्क्रीन दे देता हूँ, आप अपना एजेंडा अपनी स्क्रीन पे शेयर करें, और आई थिंक लेट्स मूव टुवर्ड्स दी एक्चुअल कंटेंट। ये प्लीज, ये सेशन आपने, ये आप लोगों के लिए रखा गया है। ये इस नियत से रखा गया है कि जो बच्चा एसपीएम दे रहा है वो पास करने के लिए दे रहा है। और मुझे नहीं पता, ये मैं आपको एक अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। लास्ट एक आपको मैं एक लास्ट जिसे कहते हैं ना हिंट दे के जा रहा हूँ। एक हिंट दे के जा रहा हूँ। हिंट ये है कि जब पेपर कोई खत्म हो रहा होता है, रुखसत होने का टाइम होता है, उसका आखिरी वक्त करीब होता है, तो हमने देखा एग्जामिनर थोड़ा आसान पूछ लेता है। तो यार ये बुरा नहीं हो जाएगा कि हमें तो लिखना ही नहीं आता, तो हम आसान पेपर में भी क्या लिखेंगे? तो मैं बता रहा हूँ आपको, इस पेपर को पास करने की प्रोबेबिलिटी मेरे सबसे बहुत ज्यादा है। ओवरऑल आप देख लो 26% से एग्जामिनर शुरू हुआ था, वो 32 पे ले गया आपको। और मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार जो पेपर आएगा उसका पासिंग परसेंटेज 32 से बहुत ऊपर होगा। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी गट फीलिंग है। 10 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ सीए की, एक ट्रेंड बता रहा हूँ कि जब कोई पेपर रुखसत होने वाला होता है, पेपर खत्म होने वाला है ना यार, तो एग्जामिनर उसमें थोड़ा सा हल्का हाथ रखता है। मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, इसको सीरियस लें, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप स्क्रीन शेयर करें सर प्लीज। और ये एंड तक आपने सेशन लेना है, ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए। और मैं सीरियस बता रहा हूँ, एट द एंड ऑफ दैट सेशन यू विल फील अ मेजर मेजर डिफरेंस। टुडे इट विल लास्ट टिल 6 PM, ऑलमोस्ट मगरिब तक जो है वो चलेगा, और कल जो है वो इंशाल्लाह 2 से लेकर ऑनवर्ड चलेगा। ठीक है, चलें, ओवर टू यू सर अस्सलामुअलैकुम। अरीफ, थैंक यू। आप लोग को सबने आवाज़ आ आपके रही है? तरफ मिस नहीं जी सर। करिएगा प्लीज। ओके सर। सर आपको मैं होस्ट बना देता हूँ, 1 मिनट। सर आप होस्ट हैं? ओके सर। ठीक है, चल, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग को आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी और स्क्रीन भी शो हो रही होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग बेसिकली ये क्लियर करें कि मैं किस माइंडसेट के साथ ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और आप लोग भी उसी माइंडसेट के साथ इस वर्कशॉप को ले रहे हो, तो ही थोड़ा सा म्यूचुअल बेनिफिट जो है हम लोगों को अचीव हो रहा होगा। जहाँ जहाँ पे जो भी इशू आए आप लोग मुझे बिल्कुल वॉइस चैट के थ्रू नोटिफाई करेंगे। और कहीं पे आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जिसको हमें कवर करना चाहिए, जिस टॉपिक को हमें रिवाइज करना चाहिए, तो वो भी हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास स्ट्रेटजी की अगर बात होती है, और उसको अगर मैं डिस्कस करूँ आप लोग के साथ, देखें अभी हमारे पास आज है 16 नवंबर। ऑलमोस्ट आपके पास 15-16 डेज हैं इनटू द एग्जाम वीक। उससे पहले आप लोगों के पास स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑल द पेपर्स जो आप दे रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास तो ये है कि आपके पास एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी टॉपिक्स वगैरह हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ साथ हम एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी या जितने टॉपिक्स हम कोशिश हुई इसको रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज करते रहेंगे। रिवीजन स्ट्रेटेजी के अंदर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ पेपर्स हैं उन सबको आपने कंबाइनली प्लान करना है। स्टूडेंट्स बेसिकली गलती क्या करते हैं कि वो एक पेपर पे फोकस कर रहे होते हैं, उसकी कवरेज बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं और बाकी पेपर्स उसके साथ कलेक्टिवली प्लान नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कुछ ऐसे पेपर्स भी होते हैं जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके पास बात करूं कि आप एसपीएम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी एक आपके पास रेशियो एनालिसिस वाला एलिमेंट आता है। एफएफआर के अंदर भी वो इतना ज़्यादा वैसे नहीं पूछता, लेकिन कुछ पेपर्स के अंदर या अगर आप ऑडिट के पेपर की बात करें वहां पे भी आपके पास रेशियो एनालिसिस होता है। अगर हम सारे पेपर्स को सही तरीके से एनालाइज करते हैं, उनके सिलेबस को सही तरीके से एनालाइज करते हैं, तो ही हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ही तरीका बताऊं कि जो बाकी स्टूडेंट से भी डिस्कशन हुई और जो मेरा भी तरीका होता था, मेरे पास एक इंडिविजुअल सी फैप पेपर का जो भी एमएसए का पेपर था उसका एक चार्ट बना हुआ होता था, जिसमें मेरे पास एक जगह टॉपिक्स आ रहे होते थे, मेरे पास यहाँ पे उनका रिवीजन स्टेटस आ रहा होता था कि मेरा फर्स्ट रिवीजन है, सेकंड रिवीजन है, पास पेपर्स की या क्वेश्चन प्रैक्टिस का स्टेटस आ रहा होता था। उससे होता ये था कि मेरे पास किसी भी पॉइंट इन टाइम पे मुझे ये पता चलता रहता था कि मेरे पास कितनी कवरेज हो गई है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टेक्स ज़्यादा होते थे किसी भी पर्टिकुलर टेबल के अंदर तो मुझे ये लगता था कि इस सब्जेक्ट पे मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ या मेरा फुल फोकस इसी सब्जेक्ट पे। जिसमें ये टेक्स कम होते थे तो मुझे ये होता था कि यार मुझे मेरी स्ट्रेटेजी को रीअलाइन करने की ज़रूरत है सो दैट मैं सारी चीज़ों को कवर कर सकूँ। हमारे पास इस चीज़ की प्लानिंग जो है वो माइंड के अंदर तो लोग कर रहे होते हैं, बट क्योंकि कुछ चीज़ें ऑन पेपर नहीं होती तो आपको किसी भी पॉइंट इन टाइम पे चीज़ों को एनालाइज करना हो, कब आपको अपना फोकस शिफ्ट करना हो वो आपको नहीं पता चल सकता। तो अगर इवन आज के दिन भी किसी ने इस तरह का प्लान नहीं बनाया हुआ तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दो घंटे सेट असाइड करके ये प्लान बना के एक बार ये देख लें कि आप किस भी पेपर के अंदर कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास होती है, ये आपको पेपर के टाइम पे जाके याद आएगी कि आपकी प्लानिंग जितनी बेहतर होगी आपका रिवीजन उतना बेहतर होगा, उतना अच्छा पेपर में एग्जीक्यूशन होगी। ये एक दिन का रिजल्ट नहीं होता, ये सारी चीजें आपकी कलेक्टिव एफर्ट होती हैं थ्रू आउट द टर्म जो आप लेके चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा यही है कि आप अपने पास एक आज बैठ के एक असेसमेंट रन डाउन करें, आप अपने रिविजन्स को प्लान करें। आइडियल सिनेरियो में मेरे पास 3 रिवीजन होने चाहिए। पहली चीज़ जो होती है मेरे पास वो कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए होता है। किसी भी सब्जेक्ट की कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए उसकी आपके पास अगर क्लासेस ले रहे हैं तो क्लासेस आ जाती हैं और आपका अपना फर्स्ट रिवीजन आ जाता है कि आपने एक बार खुद से उस चीज़ को प्रिपेयर कर लिया। सेकेंड रिवीजन जो आपके पास होता है वो कंप्लीटनेस इंश्योर करने के बाद, क्वेरीज सारी आपकी रिजॉल्व होने के बाद जब आप टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल इन्हांस होता है। आप इस रिवीजन को जब तक अकाउंट फॉर नहीं कर रहे होंगे तो जो आपका लास्ट रिवीजन है जो आपका डे बिफोर एग्जाम होगा वो रिवीजन आपका अच्छा नहीं हो सकता। और मोस्टली ये सेकंड रिवीजन आपका फॉल कर रहा होता है आपकी लीव्स के अंदर। आपकी सारे सब्जेक्ट्स की प्लानिंग इस तरह होगी तो आपको पता चलेगा कितना टाइम अवेलेबल है, कितने पास पेपर्स की प्रैक्टिस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक आप ओवरडू कर रहे हैं और कौन से टॉपिक्स को आप इग्नोर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा रीजन सेलेक्टिव स्टडी का इस सारी प्लानिंग को इग्नोर करना भी होता है। फिर आपके पास होता यह है कि एंड में फॉर एग्जांपल एथिक्स वाला एरिया अगर मैं एसकेएम की एग्जांपल ही ले लूँ, 17 18 19 20 4 चैप्टर्स आपके पास हैं, 10 से 15 मार्क्स की वेटेज वो आपको दे रहा होता है। होता क्या है, पूरा टाइम हम जो है ग्रेड ए पे लगा देते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते जब एथिक्स वाले एरिया पे पहुंचते हैं या तो आपके पास पेपर आ चुके होते हैं या आपकी एग्जाम लीस्ट अबाउट टू एंड होती है। आप उसको बस जल्दी से गो थ्रू करते हो, पेपर में चले जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की कंप्लेन यही थी कि सर एथिक्स वाला जो पोर्शन है मेरे पास वो सही से अटेम्प्ट नहीं हो सका, नहीं समझ में आया एग्जामिनर ने किस तरह पूछा और हम लोग ने उस पेपर के अंदर इतना अच्छा आंसर प्रोड्यूस नहीं किया। तो जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपके पास कौन से एरियाज हैं जो हाई मार्क्स एरियाज हैं विद लिमिटेड कंटेंट, जिसको आप कम टाइम में ज़्यादा फोकस करके प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर अभी आपके रिवीजन स्ट्रेटेजी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैं अगर एसपीएम को मोटा मोटा कवर करना चाहूँ शॉर्ट टाइम के अंदर तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर 10। क्यों? चैप्टर 10 सेपरेट ग्रेड का पार्ट है, ग्रेड बी का सेपरेट वेटेज है, सवाल आना ही आना है। उसके बाद मेरे पास
चैप्टर 16, स्लाइड पोर्शन चैप्टर 17 का, बट मेजर चैप्टर 16, जिसमें आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया कवर हो रहा होता है। इसके अंदर भी आपके पास लाजमी सवाल आना है। थर्ड जो मेरे पास एरिया बच जाता है वो बच जाता है इथिक्स का। अगेन यहाँ पे आपके पास जो चैप्टर्स आ रहे होते हैं वो आपके पास 18, 19, 20, 17 में से कभी कभार कंबाइन करके पूछ लेता, बट 18, 19, 20 मोस्टली टेस्ट हो रहे होते। अब अगर आप देखें तो आपके पास एक, दो और ये तीन, पांच चैप्टर्स के अंदर आपके पास कितनी वेटेज कवर हो रही है? अगर मैं मैक्सिमम पोटेंशियल की बात करूँ, 15 यहाँ पे ले लूँ, 15 यहाँ पे ले लूँ, 15 यहाँ पे ले लूँ, 45 मार्क्स आपके पास कवर हो सकते हैं, जो फॉर श्योर मार्क्स हैं अगर आप इन एरियाज को अच्छे से प्रिपेयर करें। हम लोग की गलती क्या होती है कि हम मार्क्स के लिहाज से स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, कंटेंट के लिहाज से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जब भी हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी प्रिपरेशन स्मार्ट नहीं होती, उसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, जिस वजह से हम बोलते हैं कि सर हमने मेहनत बहुत की थी, हमने सब कुछ पढ़ा था, सारी तैयारी की थी, बट हम पेपर में अच्छा आंसर प्रोड्यूस नहीं कर सके। मैं यहाँ पे सेलेक्टिव स्टडी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि जब हमें रिवीजन करना हो, हमारे पास टाइम कम हो, तो हमें किस तरह चीज़ों को एम्फेसाइज करना चाहिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम भूल जाते हैं, अगर मैं इन दो टॉपिक्स की स्पेसिफिकली बात करूँ, इसका जो आपके पास एक बैकग्राउंड है ना, जो एक सब्जेक्ट की आपके पास नॉलेज होती है, वो क्रिएट ही आपका हो रहा होता है रेस्ट ऑफ द ग्रिड से, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास ग्रिड ए होती है। आपका जब तक सब्जेक्ट का माइंडसेट ही नहीं होगा ना, आप क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। अक्सर स्टूडेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि सर हमें सवाल समझ में नहीं आया। और अब जबकि आईकैप जो है मल्टी ग्रिड्स को कंबाइन कर रहा होता है, मल्टी चैप्टर्स को कंबाइन कर रहा होता है, हम ज्यादातर उसी क्वेश्चन के अंदर फ्लंक होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब भी प्रिपरेशन की होती है वन चैप्टर एट अ टाइम की होती है, जो कि आपके रिवीजन वन के अंदर तो सही स्ट्रेटेजी है। बट जब आप रिवीजन टू में मूव करते हैं तो आपको टॉपिक्स को कनेक्ट करना पड़ता है, आपने लिंक्स इस्टेब्लिश करना पड़ते हैं, ताकि आपकी वो वाली प्रिपरेशन भी हो जो एग्जाम में पेपर्स जिस तरह पूछ रहा है। इवन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाएंगे तो आपके पास कोई सेलेक्टिव टॉपिक थोड़ी होगा, आपके पास होलिस्टिक अप्रोच के साथ किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री प्रॉब्लम को आप अप्रोच कर रहे होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में उससे कनेक्टेड होगा आप उसको अप्लाई कर रहे हो। थर्ड रिवीजन जो आपके पास होता है द डे बिफोर रिवीजन, इसकी प्रिपरेशन भी रिवीजन वन और टू करते हैं। वो कैसे? अब मुझे पता है मेरे एसपीएम के पेपर के अंदर एक दिन का गैप है। एक दिन के गैप के अंदर क्या मैं अपने कंप्लीट नोट्स को, पास पेपर की मिस्टेक्स को रिवाइज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। उस एक दिन के रिवीजन के लिए मुझे ये प्लान करना है कि मेरे पास क्या कंटेंट अवेलेबल होगा जिसको मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत है, विदाउट ओवर डूइंग इट। ओवर डूइंग से मतलब क्या है कि जब मैं बहुत ज्यादा रिवाइज करने चला जाता हूँ लास्ट डे पे, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर लेता हूँ। फिर पेपर में मुझे वैसे फील नहीं हो रहा होता कि मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, बट मैं कर क्या रहा होता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा सोच रहा होता हूँ। तो मेरे पास जो पेपर में चैलेंज आ जाता है वो एक टाइम मैनेजमेंट का भी आ जाता है। अब ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है कि जब मुझे पहले दिन से पता है मेरी पेपर सिलेक्शन क्या है, मुझे पहले दिन से पता है मेरे पास एग्जाम किस वीक के अंदर होने हैं, कितना गैप अवेलेबल है, तो मुझे आज से ही उस मटेरियल को प्रिपेयर करना है जो मेरे रिवीजन थ्री को जाके सपोर्ट करे। और उसमें मैं आपको एक टिप अभी से ही बता दूं, कभी भी पेपर से पहले वाले रिवीजन में किसी टॉपिक को कंप्लीटली नहीं पढ़ते। जैसे फॉर एग्जांपल बुक के अंदर आपने कोई भी टॉपिक पिक किया, मार्केटिंग मिक्स आपने उठाया। अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर आप जाके ये नहीं पढ़े होंगे प्लेस के अंदर क्या है, प्रमोशन के अंदर क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्या बातें लिखी हुई। आपने सिर्फ स्किम करना है कि मार्केटिंग मिक्स क्या था। आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में खुद इन्फॉर्मेशन चलनी चाहिए कि आप प्लेस के अंदर दो तीन पॉइंट्स कौन से याद रखने चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर कौन से पॉइंट याद रखने चाहिए। आपने चीजों को स्किम करते हुए मूव करना है ताकि आपके माइंड में टॉपिक रिफ्रेश रहे। क्योंकि जब पेपर में आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस कर रहे होंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आता है जो उस टॉपिक से रिलेटेड होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप पेपर से पहले रिवाइज कर रहे होते हैं, एक डर सा होता है कि यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बट पेपर में जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें याद आ रही होती हैं। उसका पर्पस क्या होता है? क्योंकि आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में चीजें कहीं ना कहीं स्टोर हुई भी होती हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने तैयारी की हुई है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसको तो ऑब्वियसली कुछ भी याद नहीं आएगा। जब आप उस टॉपिक पे पर्टिकुलर फोकस करते हैं तो आपका माइंड उसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके लेकर आता है, जिसके थ्रू आप आंसर को कॉम्प्रिहेंड करते हैं और प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट दिन के रिवीजन को आज से प्लान करें। लास्ट दिन के अंदर किस तरह मुझे सेलेक्टिव चीज़ों को रिवाइज करना है, स्मार्टली प्ले करना है। जो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे बताई, ये लास्ट डे के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। और
अभी के टाइम में मुझे किस तरह कंप्लीटनेस को इंश्योर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव स्टडी की वजह से जो इजी मार्क्स लूज होते हैं पेपर, उसकी वजह से ही मिस होता है। पेपर में 10 से 15 मार्क्स ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आते होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट को भी नहीं आते होंगे। अब पासिंग में और नॉन पासिंग में डिफरेंस क्या होता है कि जो लोग इजी मार्क्स में मिस्टेक करते हैं, जो लोग सेलेक्टिव स्टडी की वजह से इजी मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उन्हीं के पास, आपके पास अवेलेबल मार्क्स पेपर में कम होते जाते हैं। मुश्किल चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है, उनके लिहाज से उन्होंने आंसर सही लिखा होता है, बट क्योंकि उस पेपर के पीछे की टेक्निकलिटीज तो एग्जामिनर जानता है, जो आपको पिक हो भी सकती है पेपर में नहीं हो सकती, तो चांसेस आपके पास कम होते हैं कि आप उन एरियाज पे मार्क्स स्कोर कर सके। एक लास्ट बात मैं करके आगे प्रोसीड करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंटली, किसी भी अगर मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करता हूं तो उसके इनिशियल आपके पास 40 to 50% मार्क्स लेना कंपैरेटिवली इजी होता है। उसके बाद जब हम 50 से 70% वाले थ्रेशोल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एक मॉडरेट लेवल आ जाता है, जिसमें आपकी मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस को मार्क्स नहीं मिलेगी। 70 प्लस की जब मैं बात करता हूँ, आपके पास ये वो एरिया होता है जो आपके पास एक टॉप पोजीशन को क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है? किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाले मार्क्स हासिल करना एक एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल आप कह लें या उसको मोस्ट डिफिकल्ट लेवल कह लें, ये होगा। और यहाँ पे जजमेंट इतनी ज्यादा होगी कि अगर आपको लग भी रहा होगा कि आपने आंसर में पूरे पॉइंट्स लिखे हैं, कंप्लीटनेस इंश्योर करी है, आपकी क्वालिटी ऑफ द पॉइंट्स की बेसिस पे आप ये मार्क्स तो वैसे भी लूज कर रहे होंगे। तो कभी भी थ्योरी वाले पेपर के अंदर इस तरह प्लान नहीं किया करें कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, तो 70 मार्क्स की ऑलमोस्ट 70% मार्क्स के लिए आप तो इजीली कन्विंस हो सकते हैं, बट उस 70% के आप 100% मार्क्स के लिए थ्योरी पेपर में कन्विंस होंगे, ये एक थोड़ी सी गलत असम्पशन हो। तो इसी असम्पशन की बेसिस पे मेरे पास जो पेपर अटेम्प्ट होता है उसकी बेसिस पे मेरे मार्क्स 40s में आ रहे होते हैं। जब मैं अपने माइंड में ही बैक ऑफ द माइंड ये अजम्पशन रखूंगा कि यार मतलब 70% मार्क्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा लिखूंगा तो भी आएंगे, आई विल गो फॉर अटेम्प्टिंग मोर मार्क्स। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो भी वीकनेसेस शॉर्टकमिंग्स इस एरिया में होंगी वो मुझे सपोर्ट करेंगी दूसरे मार्क्स से। इसी की एक और टिप क्या होती है कि मुझे अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स लिखने हैं, मेरे पास टाइम कम है, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं 10 के 10 लिखूं, बट थोड़ा सा सेलेक्टिव होके, रादर देन मैं 5 पॉइंट्स को लिखूं और उन पे टाइम लगा के उसको डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दूं। क्यों? यहाँ पे आप एग्जामिनर को 10 कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब ये भी उन स्टूडेंट्स के लिए जो हर पॉइंट के अंदर डिफरेंट बात कर रहे हैं। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स की कॉपीज वगैरह चेक करके यही नोट किया है कि एक ही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा होता है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। यहाँ पे क्या होगा, आप कर रहे होंगे 5 कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस, बट आप इलेबोरेट थोड़ा सा ज्यादा कर रहे होंगे, तो यहाँ पे चांसेस हाई हैं ज्यादा मार्क्स के एज कम्पेयर टू दिस एरिया। अब ये सारी चीजें आज बताने का पर्पस ये है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वही चीज आप पेपर में प्रोड्यूस कर पाते हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि आपने प्रैक्टिस जो है वो करी विदाउट टाइम मैनेजमेंट, विदाउट प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चरिंग, तो आप पेपर में जाके आंसर प्रोड्यूस कर देंगे बहुत अच्छा। अक्सर स्टूडेंट्स की जो ड्राफ्टिंग का मसला आता है वो यही आता है कि वो फुल फ्लेज लिखने बैठते ही पेपर के अंदर है, उससे पहले उन्होंने कभी उस तरह का ना इन्वायरमेंट में बैठ के पेपर सॉल्व किया होता है, ना उस फॉर्मेट में उस स्टाइल में पेपर सॉल्व किया होता है जिस तरह एग्जाम में करना है। प्रेफरेंस हमेशा ये होनी चाहिए कि मेरी फ्रॉम द डे फर्स्ट पैटर्न ऑफ सोल्यूशन जो मेरी प्रैक्टिस है वो उसी पैटर्न पे हो जिस तरह मुझे एग्जाम में जाके करना। इसका ये मतलब मैं हरगिज नहीं कह रहा कि आप सारे सवालों को फुल फ्रेश लिख के करें, बट एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर प्रैक्टिस आज के बाद से, क्योंकि अभी आपका सिर्फ 15-16 दिन ही रह गए, वो एग्जाम पैटर्न पे होना चाहिए। तभी तो आपको शॉर्ट कमिंग पता चलेंगे कि आप अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो वो सेंटेंस आप पूरा कर भी पा रहे नहीं कर पा रहे, आप कॉन्सेप्ट को पिक कर पा रहे नहीं कर पा रहे, आप पेपर में आंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें कितनी रिपीटेशन हो रही है, क्या हर दूसरे पॉइंट के अंदर वैल्यू एडिशन हो पा रही है नहीं हो पा रही। इसकी बेसिस पे जब आप टाइम अलॉट करते हुए आज से प्रैक्टिस करेंगे, अपने रिवीजन को उतना ही टाइम देंगे जितना वो एरिया डिजर्व करता है। मैं अब ग्रेड ए के ऊपर 70% ऑफ द टाइम लगा रहा हूँ, अचीव मुझे क्या होगा, 25% मार्क्स मैक्स। मैं इस चक्कर में आपके पास एथिक्स वाला एरिया छोड़ दिया, मैंने आपके पास फॉर एग्जांपल एचआर वाला एरिया बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो मैं एक डिसएडवांटेज पे आ गया। जब मेरे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होती हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं जिससे मुझे ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आपने आज फ्रेशली
सुनी भी हैं तो आप ज़रूर टाइम लगाएं, और ये 1-2 घंटे आपको एंड में बहुत ज़्यादा याद आएंगे। इसको आप वेस्ट ऑफ टाइम नहीं समझिएगा कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप अगले वाले दिनों की डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। और कोशिश ये करिएगा कि आपने एक डेडलाइन इस्टेब्लिश करनी है। उस डेडलाइन के बाद आपने कोई नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ये अक्सर गलती स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। हमें भी हमारे टीचर्स ने और सबने ज़्यादातर यही पॉइंट बताते हैं कि एक पॉइंट पे आपको रुकने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है, आपको अपने रिवीजन को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। उससे आप ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे रादर देन नए नए क्वेश्चंस पे जाने के लिए। क्यों? जब हम रिवीजन फेस में होते हैं ना, हमें कॉन्सेप्ट नए तरीके से माइंड को नहीं समझाना होता, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट जब भी आप पढ़ने जाएंगे आप ज़्यादा टाइम लगा देंगे। आप 3-4 घंटे दिन के उसी पे लगा देंगे जो पूरे सब्जेक्ट को मुझे टाइम देना था। उसकी वजह से होगा क्या, अगेन आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट आएगी, आप सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, आपका रिवीजन अच्छा नहीं होगा, पेपर में आके आप स्ट्रगल करेंगे। तो एक पर्टिकुलर डेडलाइन बनाएं, एक अपने पास एक्सपेक्टेशन क्लियर करें, कितने एरियाज कवर कर चुका हूँ, कितने टॉपिक्स पे कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है मिनिमम। अभी अगर मैं बात करूं तो आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे तो जरूर प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको पता चल सके कि प्रैक्टिकली वो टॉपिक पूछा कैसे जाता है। स्टडी टेक्स्ट से पढ़ने से, नोट से पढ़ने से आपको कभी पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब प्रोडक्ट के अंदर आपको सवाल ये कह रहा है कि आप प्रोडक्ट के फीचर्स को देखें, बट फीचर्स को कैसे देखते हैं वो चीज़ तो आपको प्रैक्टिस बताएगी। बिजनेस किस किस तरह के होते हैं वो चीज़ आपको प्रैक्टिस बताएगी। सवाल में से इंफॉर्मेशन किस तरह पिक करनी होती है वो चीज़ आपको प्रैक्टिस बता रही होगी। तो जब तक आप थ्योरी के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस से लिंक नहीं करेंगे, आपको कभी भी उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, और हमेशा आप कॉम्प्रीहेंशन के इश्यूज में फंसे रहेंगे। पेपर में आप सवाल नहीं पिक कर सकते, आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर सकते जो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? एग्जाम स्ट्रेटेजी वाइज चीज़ें क्लियर हैं, पेपर में किस तरह चीज़ें करनी है वो क्लियर है? सही। अब मूव करते हैं कि हमें पेपर को किस तरह लेके चलना है। पेपर को साथ साथ लेके चलने में मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं आपको सवाल में से इंफॉर्मेशन किस तरह पिक करनी होती है, और कौन से टॉपिक में से वो क्वेश्चन आया है, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको पता हो तो उसको अप्लाई कैसे करना है, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि देखें, ये 2-3 वर्कशॉप्स के अंदर ये चीज़ तो क्लियर नहीं की जा सकती कि सारे टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका अपना रिवीजन चल रहा होगा। बट डायरेक्शन अगर राइट आपकी सेट हो गई तो इंशाल्लाह आप चीज़ों को खुद से अच्छे तरीके से कवर कर सकेंगे, क्योंकि अभी टाइम जितना प्रीशियस है उतना पिछले 2-3 महीनों में नहीं था। इसलिए मेरी कोशिश ये होगी, अगर जो इंपॉर्टेंट ग्रेड्स हैं उस पर मैं थोड़ा सा टाइम लगा दूं अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, ताकि अगर थोड़ा बहुत रिफ्रेशर मिल जाता है टॉपिक्स का, या मैं आपको ये बता दूं कि आपने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, कनेक्ट करना है, तो वो चीज़ आपको अपने रिवीजन में हेल्प कर रही होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको लेके चलते हैं। मुझे बताइएगा अगर ये स्क्रीन आपको विजिबल है या मुझे थोड़ा सा इसको जूम करने की ज़रूरत है। मैं बस ये कर लेता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक अब बेटर है, आई थिंक। सही। देखें, अब हमेशा सवाल को जब हम लेके चलते हैं वो कैसे लेके चलते हैं, रिक्वायरमेंट हमेशा पहले पढ़नी है। भले सवाल का कंटेंट छोटा हो या ज़्यादा हो, रिक्वायरमेंट हमेशा पहले पढ़नी है। और रिक्वायरमेंट को माइंड में रिटेन रखना सीखें सवाल पढ़ते हुए। आपको अगर लगता है कि आप सवाल पढ़ने गए और रिक्वायरमेंट माइंड से स्किप हो गई, दोबारा आप रिक्वायरमेंट पे आए और फिर रिक्वायरमेंट को पढ़ें। बार बार रिक्वायरमेंट को रिविजिट करने से आप इंफॉर्मेशन सही से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, सही से कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने सवाल को सही से नहीं समझा ना, आपने इतनी एफर्ट लगा के आंसर प्रोड्यूस किया और वो सही डायरेक्शन में सही प्लानिंग के साथ नहीं हुआ, आपका पूरा सवाल जाया हो गया। आपको पेपर में ये एंग्जाइटी को कंट्रोल करना पड़ेगा कि मुझे अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है रिक्वायरमेंट को समझने में, रिविजिट करने में, तो लगे। मुझे प्लानिंग करने में टाइम लगता है तो लगे। बट जब मैं लिखने पे जाऊंगा तो आई मस्ट नो कि मुझे क्या पॉइंट्स लिखने हैं जो एक्चुअल वैल्यू एडिशन है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितनी डिटेल में लिखना है। ये सारी चीज़ें पेपर में, पेपर एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी में आपको हेल्प करेंगी, और आपका पेपर इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कवर होगा और आप रेलिवेंट लिखेंगे। आपके पास यहाँ तक में आया, इन द लाइट ऑफ 6 आइज ऑफ ई मार्केटिंग मुझे टॉपिक पता चल गया जिसने भी पढ़ा हुआ था। अब मैंने अपने माइंड को चैप्टर 10 के गिर्द
बाउंड कर दिया। जैसे एक्सरसाइज ऑफ मार्केटिंग, लिंक होना चाहिए जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है विद चैप्टर 15। ये बात याद रखिएगा कि आपके पास 7 P's ऑफ मार्केटिंग टॉपिक मेन है, उसके साथ आपके 6 I's ऑफ मार्केटिंग लिंक है। अगर किसी को मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक अच्छे से नहीं आता, वो 6 I's ऑफ मार्केटिंग में कभी भी अच्छा आंसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यही रीजन था कि मैंने चैप्टर 10 के बाद डायरेक्ट चैप्टर 15 पढ़ाया था, ताकि जो मार्केटिंग एरिया है वो एक साथ कलेक्टिवली अटेम्प्ट हो सके। और मार्केटिंग एरिया आपको मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स के अंदर नजर आएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का। अब मैंने क्या किया, जब मैंने 6 आइज ऑफ मार्केटिंग पढ़ा, अब मैं चैप्टर 10 में चला गया। अब मैं रिकॉल कर रहा हूँ क्या 6 आइज ऑफ मार्केटिंग होते क्या हैं। जिन स्टूडेंट्स का सवाल है कि रट्टा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, अब यहाँ पे आप मुझे खुद बताएं कि अगर मुझे 6 आइज ऑफ ई मार्केटिंग ही नहीं आ रहे, तो मैं इस पूरे एरिया का क्या करूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन रिटेन रखना इज मैंडेटरी फॉर मी टू सॉल्व इन एग्जाम। भले इस सवाल को मैं एसीसी की तरह बहुत लेंथी कर दूं, कुछ भी कर दूं, जब तक मुझे ये बेस टॉपिक याद नहीं रहेगा तब तक मैं सवाल को अच्छे तरीके से कंप्लीटली अटेम्प्ट नहीं कर सकता। पहली चीज मैंने क्या किया, मैंने टॉपिक आइडेंटिफिकेशन करी और उस टॉपिक को अपने माइंड में रिकॉल कर लिया। अब मैं गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो था वर्ब। एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, इवेल्युएट करना है, लिस्ट डाउन करना है, नरेट करना है। सारी चीजों का एक स्पेसिफिक मतलब है। अदरवाइज आप एक ही वर्ब लिख देते हैं हर सवाल के अंदर, स्टूडेंट्स को वर्ब क्लियर नहीं होता, जो सबसे बड़ा रीजन बनता है टाइम मैनेजमेंट के मिस्टेक्स पे और आपकी ड्राफ्टिंग की मिस्टेक पे। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन अ पर्टिकुलर पॉइंट, वर्ब वो यूज कर रहा है तो किस पर्पज से पूछ रहा है, वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, वो आपसे उसकी डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, वो आपसे उसका एनालिसिस मांग रहा है। एनालिसिस के अंदर आपको नंबर्स को इंकॉर्पोरेट करना होता है, डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। इवेल्यूएट के अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता के एक कंक्लूजन देना होता है। दिस इज बाय डिफॉल्ट। आप एमएससीएस के अंदर आगे जाएंगे या किसी और दूसरे के स्टडी पेज में जाएंगे, तो वहां पे डिफॉल्ट एजम्पशन है कि वो इवेल्युएट लिख रहा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि मुझे रिकमेंडेशन दो और कंक्लूजन दो। वो आपसे डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है, तो उसके अंदर ये डिफॉल्ट एजम्पशन है कि आप उसको एग्जांपल्स के थ्रू, सवाल के फैक्ट्स के थ्रू, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए उस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। वो आपसे लिस्ट डाउन करने को बोल रहा है, तो उसको पता है कि भाई उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उसको सिर्फ फैक्ट्स लिस्ट करके चाहिए। वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो आपको एक्सप्लिसिटली ब्रीफ करने के लिए कह रहा है अपने कंटेंट को। इसका मतलब वो आपसे ज्यादा पॉइंट्स मांग रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन की जगह ब्रीफली एक्सप्लेन होता और 6 आइज ऑफ मार्केटिंग का टॉपिक नहीं होता या अगर 6 आइज ऑफ मार्केटिंग का टॉपिक भी होता, तो मैं इन 12 मार्क्स को अलग तरीके से प्लान करता। एक्सप्लेन के वर्ब के साथ मैं इसको अलग तरीके से प्लान करूंगा। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकिए। जब मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, तो मुझे दूसरी चीज क्या क्लियर हुई कि सवाल में वर्ब क्या है। अब आ गया उस टॉपिक का कंटेंट, पूछना क्या चाह रहा है, की स्टेटमेंट क्या है। हाउ डी इज करंट मार्केटिंग एफर्ट्स। इसका मतलब मुझे सवाल के अंदर करंट मार्केटिंग एफर्ट्स को ढूंढना है। कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय डिप्लॉइंग द वेबसाइट। एक चीज उसने मुझे दी, कंटेंट, करना क्या है, किस पे अप्लाई करते हुए करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं वैसे कहना चाहूँ कि अगर आपके पास ये एक एक्शन उसने आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसने आपको एक ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है जिसपे आपको वो चीज अप्लाई करनी है। हम गलती क्या करते हैं, हम सवाल के अंदर, रिक्वायरमेंट के अंदर उन कंपोनेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, जिससे मुझे सवाल में एग्जैक्टली पता चल सके कि वो चाहता क्या है। अब मैं दोबारा एक बार सिर्फ चीज को रिपीट करता हूँ। इन द लाइट ऑफ 6 आइज ऑफ ई मार्केटिंग टॉपिक मुझे क्लियर है, एक्सप्लेन करना है वर्ब मुझे क्लियर है कि मुझे ब्रीफ से थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना है, चीजों को मुझे लिंक करना है विद द पॉइंट्स इन द क्वेश्चन। हाउ डी इज करंट मार्केटिंग एफर्ट्स, मुझे करंट मार्केटिंग एफर्ट्स को ढूंढना है और उसको मुझे 6 आइज ऑफ मार्केटिंग के साथ लिंक करना है। और इसी चीज को मुझे एक्सप्लेन करना है किस चीज के ऊपर, बाय डिप्लॉइंग द वेबसाइट। वेबसाइट डिप्लॉय करते हुए डीई अपनी करंट मार्केटिंग एफर्ट्स को कैसे एग्जीक्यूट कर सकती है। इसका मतलब एंटिटी को किस तरह बेनिफिट हो सकता है बाय यूजिंग द 6 आइज ऑफ मार्केटिंग फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ द वेबसाइट। अब ये चीज मुझे क्लियर हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट में साथ इसलिए पढ़ता हूँ ताकि अगर पहली रिक्वायरमेंट के साथ कोई इसका कनेक्शन है और मुझे सवाल को कलेक्टिवली लेके चलना पड़ सकता है, तो उस चीज को मैं लेके चल सकूं।
डिस्क्राइब द थ्री प्रिंसिपल्स used to evaluate an e-commerce website. How can DE provide assurance to its customers of meeting these principles? अब यहाँ पे अप्लाई करने वाला एलिमेंट बहुत छोटा सा है, 3 मार्क्स का सवाल है। पहली चीज तो मुझे 3 प्रिंसिपल्स बताने ई कॉमर्स वेबसाइट के। वो प्रिंसिपल्स मोर टुवर्ड्स द जर्नल आंसर होंगे, कि जो जर्नल प्रिंसिपल्स होंगे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जरूरी है, ज्यादातर वही अप्लाई हो रहे होंगे, क्योंकि 3 मार्क्स का सिर्फ क्वेश्चन है। बट इवन इस तरह के क्वेश्चन के अंदर भी जब वो आपको कह रहा है और आपको डायरेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द क्वेश्चन, सवाल के अंदर जो इंफॉर्मेशन डिस्कस है, आपने आंसर उसी के गिर्द करना है। अगर आपसे वो स्ट्रेट कोई थ्योरी का सवाल भी पूछ ले, तो एटलीस्ट आपने सवाल के अंदर जो एंटिटी का नाम है, जो उसके फैक्ट्स हैं, कोशिश करनी है उस जर्नल आंसर के अंदर भी उसको आपने जरूर शामिल करना है, ताकि एप्लीकेशन टू द क्वेश्चन नजर आए। अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी जो इस चीज पे भी अप्लाई हो रही होगी। और यहाँ तो उसने एक्सप्लिसिटली आपको मेंशन कर दिया कि भाई जब उन प्रिंसिपल्स की बात करो तो आप फोकस रखना कि अश्योरेंस टू इस कस्टमर्स हम कैसे दे सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर। अब मेरे माइंड में इंफॉर्मेशन अच्छी खासी क्लियर है। अब इससे भी पहले एक और स्टेप है, सवाल पे जाने से पहले मुझे इसकी प्लानिंग करने की जरूरत है। 6 आइज ऑफ मार्केटिंग है तो मेरे पास 6 बातें तो क्लियरली मेंशन है। उन 6 बातों में अगर मैं कोशिश करके 2 अलग अलग पॉइंट्स कवर कर लेता हूं तो मैं इन 12 मार्क्स को इजीली कवर कर पा रहा हूँ। इसकी प्लानिंग तो बहुत सिंपल थी, क्योंकि 6 आइज ऑफ मार्केटिंग 6 वैसे ही आपके पास थे और एक को मैं 2 मार्क्स के लिए टारगेट कर सकता हूँ। इसको इस तरह भी प्लान हो सकता है, जब मैं सवाल पढ़ने पे जाऊंगा, कि मेरे पास किसी एक पर्टिकुलर आई पे 3 पॉइंट्स मुझे मिल जाए, तो मैं किसी एक आई के अंदर से एक पॉइंट कम कर सकता हूँ, या कम ना भी करूं तो सेफ साइड पे मैं 13 पॉइंट्स भी लिख सकता हूँ, कि मेरे किसी पॉइंट को अगर वो एक्सेप्ट ना करे तो मुझे दूसरे पॉइंट से मार्क्स लिख दें। बट ये चीज मैं तब कर रहा हूँ जब मेरे पास 13 के 13 सेपरेट वैल्यू एडिशन पॉइंट होंगे। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मुझे हमेशा मार्क्स से ज्यादा ही लिखना है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंफॉर्मेशन के लिहाज से लिखना है, ताकि मेरे पास अगर कहीं पे कुछ ऐसा एवेन्यू बचता है जहां मैं मार्क्स लूज नहीं करना चाह रहा, तो मैं वहां पे लूज नहीं करूँ, सेफ अप्रोच पे चलूँ। अदरवाइज सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि 6 आइज ऑफ मार्केटिंग है, हर एक के अंदर अगर आप 2 चीजें डिस्कस करते हैं, उसकी एप्लीकेशन बता पाते हैं, तो यू आर टारगेटिंग इजीली 1 पॉइंट फॉर 2 मार्क्स। सिंपल। यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स हैं, एक प्रिंसिपल का 1 मार्क है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। तो इसकी आंसर वाली प्लानिंग में पॉइंट्स कितने लिखने, उसकी प्लानिंग बहुत आसान थी इस सवाल के अंदर, बट करने की जरूरत हर सवाल के अंदर। अब ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए मुझे सवाल को पढ़ना है। दुनिया एक्सप्लोरर डी या ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस कर जाते हैं वो बिजनेस होता है। एसपीएम का जो पेपर है या जितने भी मैनेजमेंट के पेपर्स हैं, जब तक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, कभी भी आपका आंसर अच्छा प्रोड्यूस नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन टू द सिनेरियो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अब ट्रैवल टूरिज्म कंपनी मैंने पढ़ी तो मेरे माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई ट्रैवल टूरिज्म कंपनी करती क्या है। एक जर्नल परसेप्शन मेरे माइंड में होना चाहिए। कौन सी उनकी टारगेट ऑडियंस होती है, कौन से उनके पीक आवर्स होते हैं, सीजन बिजनेस होता है, रूटीन बिजनेस होता है, सर्विस बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है। अब ट्रैवल टूरिज्म कंपनी है तो मेरे पास का मतलब क्या है, एक सर्विस बिजनेस है। सर्विस बिजनेस मेरे माइंड में है तो मुझे ये भी पता है कि मेरे ट्रैवल की कस्टमर्स जो होंगे या जो टूरिज्म के कस्टमर्स होंगे वो कौन से कंज्यूमर इनकम ग्रुप होंगे, उनकी एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी क्या होगी, क्योंकि मैं सिक्स आइज ऑफ मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। तो मेरे माइंड के अंदर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव भी चलना चाहिए, ट्रैवल टूरिज्म कंपनी का पर्सपेक्टिव भी चलना चाहिए, और मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स भी मेरे माइंड में चलने चाहिए इस सवाल को पढ़ते हुए। तभी मैं इस सवाल को अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकूँ। अब जो मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि चीज़ों को कनेक्ट कैसे करते हैं। मैंने भी सवाल पढ़ना शुरू नहीं किया, आधे से ज्यादा स्टोरी मैंने सवाल की यहीं पे क्लियर कर ली। क्यों, जब मैं आगे मूव करूंगा तो मुझे सवाल के अंदर से करेक्ट इंफॉर्मेशन हाईलाइट करना, पिक करना एक इजी हो जाएगा। केटर्स टू 50 डेस्टिनेशंस अराउंड द वर्ल्ड। अब मुझे ये भी पता है कि ग्लोबल ऑपरेशंस है। टू योर कस्टमर्स इट हैज बीन यूजिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव एंड वाइब्रेंट ब्रोशर्स, ट्रेवल मैगजीन, एड्स एंड टीवी कमर्शियल्स। अब जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है या जिसने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, वो यहाँ से ये भी पहचान लेगा कि ये क्या हिंट दिया जा रहा है। कोई मुझे बताएगा चैट के अंदर कि इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या इंप्लाई करूं, ये इंफॉर्मेशन काम की है या नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर डायरेक्ट भी किया था कि हमें कौन सी चीज सवाल में ढूंढने की जरूरत है। प्रमोशन स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, और
फोर पीस सही है। और कोई बताए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप मिक्स मिस कर रहे हैं वो ये थी, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया था। उसने क्या बोला था, करंट मार्केटिंग एफर्ट्स को कैसे एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है बाय डिप्लॉइंग द वेबसाइट। इसका मतलब आपको ये बता रहा है कि एंटिटी की करंट मार्केटिंग एफर्ट्स हैं क्या। एंटिटी यहाँ पे क्या कर रही है, एंटिटी यहाँ पे ट्रेडिशनल मीडिया यूज कर रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। जब भी तो सिक्स आइज ऑफ मार्केटिंग अप्लाई होगा सही से। वाइब्रेंट ब्रोशर्स हैं, ट्रेवल मैगजीन्स है, एड्स एंड टीवी कमर्शियल्स जो हैं आपके पास, वो क्या है, वो आपके पास ट्रेडिशनल मीडिया है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स हैं। अब यहाँ से आपने ट्रांजिशन करना है वेबसाइट डिप्लॉय करते हुए, और ये जहन में रखना है। यहाँ से एक और पॉइंट आपको मिला, क्या, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग को मैं सिक्स आई लिख रहा हूँ ओवर ट्रेडिशनल मीडिया। ये आपको एक थीम मिल गई, आपको एक एडिशनल कंटेंट मिल गया जिसको आप आंसर में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर किसी को बेनिफिट्स याद हैं इंटरनेट के ओवर ट्रेडिशनल मीडिया, वो उसको सवाल में लिख के इजीली मार्क्स गेन कर सकता है। ये आपके पास चीज़ है जो आपको कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करती है। अब आगे बढ़ते हैं। DE organizes travel workshops and expo center events in various cities, providing opportunities for customers to interact with DE representative and gain insight about different destination and packages। अब यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्कशॉप्स को एक्सपो सेंटर्स के अंदर वेरियस सिटीज में। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्या पॉइंट आ रहा है, किस चीज से कनेक्ट हो रही है ये चीज। ब्रेन स्टॉर्म करेंगे साथ में कलेक्टिवली, तो ही आपको पता चलेगा किस इंफॉर्मेशन को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और कैसे होना चाहिए, अगर तो आपने टॉपिक्स रिवाइज किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे पर्पस क्या है, कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि दे हैव एन इंटरेक्शन इन पर्सन विद द कस्टमर। वर्कशॉप्स अगर मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, एक्सपो सेंटर में इवेंट्स कर रहा हूँ, तो उसका मतलब मैं कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए चांस दे रहा हूँ इन पर्सन। सिक्स आइज ऑफ मार्केटिंग के अंदर आपके पास प्रिंसिपल्स होते थे जिसके अंदर आपकी इंटरेक्टिविटी होती थी कस्टमर के साथ, विदाउट द नीड फॉर इन पर्सन कॉन्टेक्ट। आप, यही तो उसका बेनिफिट था सबसे इंपॉर्टेंट। आपको इतना खर्चा करके उसके साथ जाके इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पुश मीडिया करने की जरूरत नहीं है, आपको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स पुल मीडिया, टुवर्ड्स पुल मैकेनिज्म। यही सिक्स आइज ऑफ मार्केटिंग जिसने अच्छे से पढ़ा था उसके शुरू में ये बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन थी कि दैट्स अ पुल मीडियम। आपको वेबसाइट जो बनानी है वो इस तरह बनानी है कि कस्टमर वेबसाइट विजिट करे। हम हाथ पकड़ पकड़ के कस्टमर के वेबसाइट थोड़ी विजिट करवाते। पुल मैकेनिज्म क्या होता है, कि आपने वो नीड क्रिएट करी, आपने उसको उसके ईज में लेकर आए, फॉर एग्जांपल ऐप के थ्रू या एक ल्यूक्रेटिव वेबसाइट के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, जिसकी बेसिस पे वो खुद वेबसाइट पे आए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप वर्कशॉप्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपो सेंटर्स वगैरह में आप जा रहे हैं, आप ऑडियंस को पुश कर रहे हैं कि भाई आओ उन इवेंट्स को अटेंड करो। अगेन, ट्रेडिशनल मीडिया वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहला पॉइंट। दूसरा, फिजिकल प्रेजेंस की नीड खत्म हो जाती है, इट्स अ बेनिफिट ऑफ सिक्स आइज ऑफ मार्केटिंग। तीसरा, मुझे कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए पुश से पुल मैकेनिज्म पे जाने के लिए क्या करना होगा, सिक्स आइज ऑफ मार्केटिंग किस तरह हेल्प करेगा, तीसरा। अब इस एक पॉइंट में से इतनी सारी बातें एक्सट्रैक्ट हो रही होती। इन एडिशन, DE ऑफर्स वन टू वन ट्रेवल कंसल्टेशंस बाय अपॉइंटमेंट, वेयर एक्सपर्ट्स प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस। अब ये वाला पॉइंट कोई मुझे बताए कि ये कहाँ से लिंक हो रहा है। सिक्स आइज ऑफ मार्केटिंग का अगर मैं आपसे बोलूँ एक आई आप इस पर अप्लाई करें तो वो क्या है। एग्जैक्टली, इंडिविजुअलाइजेशन। क्यों, वन टू वन ट्रैवल कंसल्टेशन हम किसको देते हैं, जिसके लिए मेरे पास कस्टमाइज पैकेज हो, जिसको मुझे कस्टमाइज पैकेजेस ऑफर करने हो। अब इसको आप ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर सोचें, अब आपने एक एक की काउंसलिंग करनी है बैठ के। इसको अगर मैं सिक्स आइज ऑफ मार्केटिंग में शिफ्ट करता हूँ तो वो तो मुझे ऑटोमेटिक ये बेनिफिट देता है। कैसे, जितनी भी कस्टमर की इंटरेक्शन होती है विद द वेबसाइट, विद द ऐप, विद एनी अदर इंटरनेट मीडियम, उससे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। वो इंफॉर्मेशन उस कस्टमर के अकाउंट के अंदर एक तरह से स्टोर हो रही होती है, जिस कॉन्सेप्ट को हम कुकी का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट पे आपसे पूछा जाता है कि एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, आप प्रेफरेंस नहीं करना चाहते।
उसकी बेसिस पे होता क्या है कि हम उसको जो मार्केटिंग मैसेज देते हैं, जो हम उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, वो पर्सनलाइज होती है, इंडिविजुअलाइज होती है, टारगेटेड होती है और टेलर मेड होती है। वन साइज डजंट फिट ऑल नहीं होता। आप कस्टमर को जो वो जानना चाह रहा है, जो उसकी प्रेफरेंस है, उसी की जब कम्युनिकेशन भेजेंगे। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। अब मुझे एक टूर पे जाना है, मुझे टूर पे फॉर एग्जांपल मलेशिया जाना है। अब मैं जब उसके जाके इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँगा, मेरे पास जो एयरलाइन के ईमेल्स आएंगी, बाद में होटल के ऑप्शंस आएंगे, अगर वो मलेशिया छोड़ के आपके पास फॉर एग्जांपल टर्की के आ रहे हैं या किसी और मुल्क के आ रहे हैं, आपके इंटरेस्ट ही नहीं होगा। कुकीज एक्सेप्ट क्यों करवाई गई आपसे? आपसे इंफॉर्मेशन आपकी गैदर करने के लिए एक्सेप्टेंस क्यों ली गई? वो इसी वजह से कि जब मैं आपको उस इंफॉर्मेशन भेजूं, वो आपके लिए रेलिवेंट होगी तो ही आप उस मैसेजेस को पढ़ रहे होंगे। और उसकी बेसिस पे मुझे जो भी ऑफर्स, प्रोमोशनल ऑफर्स आपको देनी होंगी, टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर के वो बाय इन करे, वो परचेज करे, उसके लिए मुझे जरूरी है कि मैं उसके इंटरेस्ट की चीजों को भेजूं। आगे, डी ऑल्सो सी कस्टमर सजेशंस थ्रू इंटरेक्टिव कस्टमर सर्विस काउंटर्स विच अलाउज कस्टमर टू वॉइस देयर ओपिनियन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी कोई मुझे बताया कि कौन कौन से टॉपिक से लिंक हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यहाँ पे आपका सीआरएम आ गया, जो चैप्टर 10 के अंदर अवेलेबल है, जिसको हमेशा हम मार्केटिंग के साथ पढ़ते हैं। एग्जैक्टली एहतिशाम, बिल्कुल सही। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का टॉपिक मार्केटिंग के साथ बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपके पास 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। जितना ज़्यादा आप कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप कस्टमर को समझेंगे, उसी की बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स को टेलर कर सकेंगे और आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकेंगे। जब मेरे पास इंटरेक्टिव कस्टमर सर्विस काउंटर्स थे, उससे इंफॉर्मेशन आती थी। अब इस चीज़ को 6 आइज ऑफ मार्केटिंग भी हेल्प करती है। किस तरह? जो उसकी इंटरेक्टिविटी है, जो उसका इंटीग्रेशन वाला एलिमेंट है, उसमें क्या हो रहा होता है? कस्टमर से जितनी भी इंटरेक्शन है वो आपके पास इंटीग्रेट होती है विद द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, विद द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, विद द सेल्स डिपार्टमेंट, ताकि जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, वो एक सिंगल मैसेज के साथ कस्टमर को अप्रोच कर सकें, उनकी आपस में स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास कस्टमर कंप्लेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो मार्केटिंग को बता ही नहीं रहा प्रोडक्ट की कंप्लेंट क्या आ रही है, तो मार्केटिंग अपनी स्ट्रेटेजी कैसे सही करेगा? सेल्स वालों को हम ये बता ही नहीं पा रहे कि आपने एग्जीक्यूशन कैसे करनी है चीज़ों की, कस्टमर्स के पास क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या उनको मसले मसाइल आ रहे हैं, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी सही नहीं एग्जीक्यूट हो सकती। तो इंटीग्रेशन वाला पॉइंट इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है, वो उन सारे फोरम्स पे एक सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, ताकि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपकी सेलिंग स्ट्रेटेजी, आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी यूनी डायरेक्शनल हो। एक सिंगल पॉइंट पे तीनों चीजें चलेंगी तो आपके पास सेल्स एग्जीक्यूट होगी सही तरीके से। डी इज टारगेट मार्केट कंप्राइज ऑफ बिजी इंडिविजुअल्स हु वैल्यू कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। अब उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई, टारगेट मार्केट। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके पास? ये आपके पास चैप्टर 15 से आ रहा है जिसमें आपके पास बिजी इंडिविजुअल्स हैं। ये क्या बता रहा है आपको? आपको कस्टमर नीड का भी हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, चैप्टर 10 में, चैप्टर 15 के अंदर है। और मल्टीपल जगहों पे आपने पढ़ा है कि आपको जब कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसी की बेसिस पे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। जब मेरे पास बिजी इंडिविजुअल है, इसका मतलब मैं लंबे लंबे पैराग्राफ उसको नहीं दे सकता, मैं उसको इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। इसका सिंपल वैसी है, अगर आपने जीमेल अकाउंट डिफरेंट जगहों पे साइन इन किया हो कुछ सर्विसेज के लिए, आपके पास ईमेल मैसेजेस आते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जो उन ईमेल्स को खोल के भी देख लेते हैं? अब इमेजिन करें आपका 10 जगह इंटरेक्शन हुआ हुआ है, 10 जगहों से डिफरेंट प्रोमोशनल ईमेल्स आ रही हैं, ना वो आपके काम की है ना किसी और वजह से। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। उसमें जो भी काम की इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचनी चाहिए, जो उसको इंटाइस करे कि वो उस ईमेल को खोल के देख भी ले, अगर तो वो करने में मैं कामयाब हो गया, तो मैंने इस चीज़ को समझ लिया। जब मैंने यही नहीं समझा कि मेरी टारगेट मार्केट की ऑडियंस जो है वो फारिग है, बिजी है, वेल्दी है, लो इनकम ग्रुप है, कौन सी डेमोग्राफिक में है, कहाँ जाना प्रेफरेंस करते हैं, तब तक मैं कभी भी अपने मार्केटिंग मैसेज को टेलर नहीं कर सकता, भले मैं जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर लूँ। दूसरा, उसने प्रेफरेंस भी आपको बता दी, कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। कन्वीनियंस का मतलब क्या है? कि भाई कस्टमर को आना है हमारे ऑफिस पे तो ही वो बुकिंग करवा सकता है, उसके बगैर हम ऑनलाइन बुकिंग सपोर्ट ही नहीं करते।
कन्वीनियंस हर्ट कर रहा हूँ मैं। ऐप मैंने बना दी, उस ऐप के अंदर लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने के बाद मुझे 10 सवालों के जवाब देना पड़ते हैं, तो जाके मैं एक्सेसिबल कर पाता हूँ डिफरेंट चीज़ों को। मेरे पास उसका इंटरफेस ही अच्छा नहीं है। अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको वेबसाइट से भी लिंक करवा रहा हूँ कि मेरे पास जो ई मीडियम अवेलेबल है जिससे मुझे कस्टमर इंटरेक्ट कर रहा है, उसके अंदर कन्वीनियंस कैसे बिल्ड हो सकती है। एक्सेसिबिलिटी, मैंने एंड्रॉयड के लिए ऐप्स निकाल दी, आईफोन यूजर्स के लिए निकाली नहीं। मैंने ऐप्स के ऊपर इस तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एस्टेब्लिश किए जिसके अंदर उसको एक्सेस करना सिंगल साइनिंग के थ्रू पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीपल मेरे पास सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से गुजरते हुए मैं उसको एक्सेस कर पा रहा होता हूँ। जब मैं बाइंग डिसीजन लेता हूँ तो मेरे पास एक अगेन लेंदी प्रोसेस है। अब इसी सवाल को अगर मैं चेंज करता ना और मैं आपसे कहता कि 7 पीस ऑफ मार्केटिंग अप्लाई करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास कौन से पीस होते हैं यहाँ पे जो इन चीजों को ट्रिगर करते हैं? वो आपके पास लास्ट के 3 पीस होते हैं जो सर्विस सेक्टर को हिट करते हैं, जिसमें आपके पास पीपल, प्रोसेस और तीसरा बताएं अगर किसी को याद है। फिजिकल एनवायरनमेंट। इस सवाल को अगर मैं चेंज करके आपसे बोलता 7 पीस ऑफ मार्केटिंग आप अप्लाई करें, तो आप उसको इन 3 पीस पे फोकस ज्यादा करते हुए अप्लाई करते, और ये पॉइंट आपको हेल्प करता। वेन यू आर मेकिंग थिंग्स कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल टू दी टारगेट ऑडियंस, आज के दौर में उतना ही ज्यादा आप अपनी परचेज को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। आगे और आपको हिंट दे रहा है, इंडिविजुअल टैक्स से भी हैं। बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल मीडिया से वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जा रहा हूँ और आईटी के थ्रू यूज करते हुए अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मार्केटिंग चैनल सेलेक्ट करते हुए अगर मेरा सोशल मीडिया पे फोकस नहीं है, मैं वही बिलबोर्ड लगाए जा रहा हूँ, जा जाके रेडियो पे चीजें चला रहा हूँ, तो मैं बहुत गलत जगह पे मार्केटिंग कैंपेन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एंड हैव डिस्पोजेबल इनकम, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर के पास एक ऐसी इनकम आनी है जिसको मुझे किसी तरह कैच करना है। कस्टमर मेरे पास हैंड टू माउथ नहीं है, सिर्फ उसके पास ब्रेड एंड बटर के पैसे नहीं है, उसके पास एक डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल हो रही है जिसके बेसिस पे वो ट्रैवल एंड टूरिज्म को एग्जीक्यूट करेगा, मेरी सर्विसेज बाय करेगा। अगर मैंने उसको ऑफर नहीं करी तो वो कहीं और जाके चला जाएगा। इसका मतलब आई विल बी लूजिंग द कस्टमर। मैं अगर इस ऑडियंस को सही से टैप नहीं कर पाया तो मैं अपनी मार्केट में से मार्केट शेयर नहीं बढ़ा सकूंगा, मैं सही से स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट नहीं कर सकूंगा। आई वुड एंड अप लूजिंग द कस्टमर टू माई कंपेटिटर, क्योंकि उसके पास बहुत सारे फोरम अवेलेबल हैं आजकल के दौर में। आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं, booking.com पे जाएं, एयरबीएनबी पे जाएं, अगोडा पे जाएं। एक सिंपल होटल बुकिंग के फोरम्स आप उनको एक्सप्लोर करके देखें, तो उसमें कितनी ईज, कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपके पास कोई सिक्योरिटी कंसर्न ही नहीं। आपने अगर उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं करी, कस्टमर को सही से एंगेज नहीं किया, वो इजीली स्विच करके किसी भी फोरम से एग्जीक्यूट कर सकता है। उसको कौन सा फिजिकल जाके ऑफिस विजिट करना है, उसको कौन सा जाके उन चीज़ों की अश्योरेंस हासिल करनी है। कमेंट्स अवेलेबल हैं, सजेशंस अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जब मैं पूरे सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में ये कस्टमर की सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, इस पर मैं इंफॉर्मेशन अप्लाई कर सकूंगा, तो ही मेरा आंसर बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगा। In a post-corona world where the industry is still reeling from its effects, D is trying to bounce back and recover. अब उसने थोड़ा सा हिंट ये दे दिया कि भाई कोरोना वर्ल्ड के बाद चेंजेस आई क्या। जब आपके पास ट्रैवल टूरिज्म दोबारा से खुला, जब लोगों ने एक्सप्लोर किया कि किस तरह चीजें ऑनलाइन कनेक्ट हो सकती हैं, इट मीन्स ट्रांजिशन ऑफ यूजर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पहली चीज। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, दूसरी चीज। वर्चुअली चीजें कैसे कनेक्ट हो सकती हैं, किस तरह आप अपने कस्टमर्स को उन प्लेसेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा सकते हैं, पिक्चर्स दिखा सकते हैं, मैप शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप उनको वर्चुअली किस तरह कन्वेंस कर सकते हैं। कन्वीनियंस की अगर मैं बात करूं, ईज ऑफ एक्सेस की बात करूं, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स भी आपके पास इंक्रीज हुए। अब यहाँ एक वर्ड तो उसने लिखा, बाकी सारी चीजें कैसे कनेक्ट करी? जब मेरे पास एक पूरे सब्जेक्ट का माइंडसेट अवेलेबल था, जब मैं उस बिजनेस फोरम पे रहते हुए सोच रहा था, अपने माइंड को मैंने उस तरफ इंक्लाइन किया, तो मेरे माइंड में सारी चीजें कनेक्ट होंगी, वरना नहीं होंगी। वन सजेशन इज टू रीबाउंड दीज बिजनेस इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव स्ट्रेटजीज टू देयर मार्केटिंग मिक्स। अब इनोवेटिव स्ट्रेटजीज की जरूरत है, क्यों है? ये सारे रीजन हम पढ़ चुके हैं। कोविड हो गया आपके पास,
आपके पास कस्टमर बिजी आपके पास है, इंटरनेट पे एक्टिव है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इट मींस यू नीड सम इनोवेशन इन द राइट मार्केटिंग चैनल, सच एज ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ ट्रेवल सर्विसेज थ्रू एन इंटरैक्टिव वेबसाइट। उसने डायरेक्ट कर दिया, नहीं भी लिखता तो भी मैं इसी पे बात करता, क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट में चीज क्लियर है। एंड क्रिएटिंग अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल ट्रेवल नीड्स। इसका मतलब क्या है? मेरी वेबसाइट या ट्रेवल ऐप पे ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड सारी सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। क्या क्या हो सकती हैं? पिक एंड ड्रॉप, टू द एयरपोर्ट, टू द होम, आपके पास फ्लाइट डिटेल्स, उसके बाद होटल डिटेल्स, अकोमोडेशंस आपके पास, उसके बाद आपके पास ट्रैवल आइटनरीज, ट्रैवल गाइड, कॉस्ट ऑफ ईच आइटनरी एक्टिविटी जो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस अवेलेबल एट योर डिस्पोजल, उन प्लेसेस के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उन प्लेसेस पे आपका डिस्टेंस हो गया, कॉस्ट हो गई, एक्टिविटीज हो गई, इमेजेस हो गई, रिव्यू कमेंट्स हो गए जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होंगी तो ही मैं किसी को कंप्लीट ट्रैवल या वेकेशन पैकेज ऑफर कर सकता हूँ। आपने देखा था 12 मार्क्स का सवाल, बट इसमें हर पॉइंट में से कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है। मैं आराम से इजीली 12 पॉइंट्स लिख सकता हूँ इस पे, इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। इंफॉर्मेशन मुझे पता चल गई, 6 आइज ऑफ मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मुझे याद करके राइट इंफॉर्मेशन को राइट आई के अंदर प्लेस करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई पेपर में आंसर एग्जीक्यूट करते हुए। पढ़ते हुए तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन पिक कर ली होगी, बट किस इंफॉर्मेशन को किस आई में प्लेस करना है, यहाँ पे आपकी आ गई एप्लीकेशन टू द सिनेरियो जिसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे आपका डिफरेंस क्रिएट होता है फ्रॉम द स्टूडेंट जिसने जेनेरिक चीजें कवर की हैं, सही से कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा हुआ, आंसर वो भी लिख देगा, बट वो क्या करेगा, वो आंसर को यहाँ पे एक जर्नल सा फोकस करके कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लिखेगा और बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा होगा कॉन्सेप्चुअली। बट वो स्टूडेंट जिसने आइज ऑफ मार्केटिंग को एक अच्छे तरीके से समझा हुआ होगा, उसको पता होगा कि इंडिविजुअलाइजेशन, इंटरेक्टिविटी, सारी चीजें किस तरह डिफरेंट है, वो ही प्रॉपर आंसर को अप्लाई कर सकेगा। अब यहाँ पे मैं 5 मिनट का अजान का ब्रेक लेता हूँ, तब तक आप लोग ये सारे पॉइंट्स करते हुए अपने पास सिर्फ ये कर लें कि कौन